आज हम लोग बीपीएससी का जीरो टू हीरो बैच शुरू कर रहे हैं। इस बैच का नाम जीरो टू हीरो बैच क्यों रखा गया? इसलिए क्योंकि हम लोग एकदम शून्य से शुरू करेंगे, एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और ऊंचाई तक एकदम पहुंच। चलिए आज की क्लासेस हम लोग शुरू करते हैं। और आपको पता है कि एक दिन में 2 क्लासेस हम लोग शुरू किए हैं। एक तो हिस्ट्री का क्लासेस चलेगा, एक बिहार स्पेशल क्लासेस चलेगा, क्योंकि दोनों जो क्लासेस है, दोनों जो विषय है, वो विषय का बीपीएससी में वेटेज बहुत ज़्यादा है। और हम पढ़ेंगे कैसे? हमने जब जैसे मान लीजिए ये एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा विस्तार से, उसके बाद इससे संबंधित जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पीवाईक्यू के अलावा भी और भी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का चैप्टर खत्म होने के बाद आपसे टेस्ट ले लेंगे ये, और टेस्ट का एनालिसिस करवा देंगे, जिससे आपको भी पता चलेगा कि हमको इससे इस चैप्टर से रिलेटेड कितना कुछ आता है और कितना कुछ और समझने और जानने की ज़रूरत है। चलिए तो शुरू करते हैं इन क्लासेस को। सबसे पहले हिस्ट्री में आपको पता है हिस्ट्री 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन प्राचीन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बारीक हम आपको बात समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत एनालिसिस करने के बाद ये बातें समझ में आती है, इसको ध्यान से समझिएगा तो कई क्वेश्चन ऐसे ही हल कर देंगे आप। ध्यान समझिए, हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री हो या आपका ये एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न मतलब आधुनिक इतिहास हो या आपका प्राचीन इतिहास हो। तो प्राचीन इतिहास की बात कर लेते हैं। प्राचीन इतिहास से जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उसमें से 90% आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, एकदम कंफर्म पीवाईक्यू आप उठाइए और देखिए। 90% क्वेश्चन पूछे गए हैं जो भी हिस्ट्री में, कहीं ना कहीं वो बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे आपको उदाहरण समझाते हैं, 69 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था बौद्ध धर्म से संबंधित जो पेंटिंग है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित जो चित्रकला है, वो चित्रकला से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक। और 68 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, ये प्राचीन से सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्राचीन से जो 68 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो 68 में ये पूछा गया कि प्राचीन भारत में गंगा के दक्षिण साइड के, गंगा की साइड के दक्षिण साइड के भूमि को क्या कहते हैं? तो ये मगध का क्षेत्र था। उस समय क्या क्षेत्र था आपको पता है? ये बिहार वाला मैप हो गया। ये बिहार वाला आप मैप देख लीजिए, ऐसे ही रफ टाइप के बना दिए। ये बिहार और ये गंगा हो, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो ये दक्षिण वाला जो क्षेत्र था, ये इतना में छोटा ही क्षेत्र था मगध। उसके बाद में बड़ा धीरे धीरे हुआ मगध। मगध पहले छोटा था, उसके बाद धीरे धीरे विस्तार हो। तो प्राचीन समय में इस क्षेत्र को, दक्षिण वाले क्षेत्र को मगध कहते हैं। ध्यान रखिए। देखिए प्राचीन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया। अब 67 की बात कर लेते हैं। 67 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन प्राचीन से क्या पूछा गया था? बौद्ध संस्कृति के बारे में। और बिहार से संबंधित, देखिए जो भी प्राचीन हम पढ़ाएंगे ना, उस पर सबसे अधिक आपको क्या ध्यान देना है? बिहार से संबंधित, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सबकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बिहार से। तो इससे एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं। दूसरा, जो भी पाषाण काल के आपको साइट्स पढ़ाए जाएंगे, तो पाषाण काल के जो साइट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, वो उसमें बिहार को देखना है कि हाँ बिहार के कौन कौन से साइट, बिहार से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे प्राचीन से पूछे जाते हैं। ठीक, ये बातें ध्यान रखिएगा, आप खुद देख लीजिएगा 90% क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में हम लोग पढ़ना है कि प्राचीन स्रोत का मतलब क्या होता है, कि हमें कोई बात कैसे पता चली, मतलब उसका बात पता चलने का स्रोत क्या है, किस चीज़ से हमें पता चला। ठीक, वैसे ही भारतीय, वो प्राचीन भारतीय इतिहास जो है, ये हमको कैसे पता चला, किस माध्यम से हमको पता चला। तो ये समझने से पहले, स्रोत समझने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं हम लोग कि ये समय, ये काल के आधार पर, देखिए स्रोतों के आधार पर तो बांटा ही गया है आपको, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत आपको अध्ययन करने के लिए कहा ही गया है। लेकिन इतिहास को समय का, प्राचीन भारतीय इतिहास को काल यानी कि समय के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया। ये कैसे 3 भागों में बांटा गया, इसको क्या क्या कहते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। स्रोत उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो सबसे पहला वाला समय को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। फिर अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखिए इन तीनों में अंतर क्या है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है प्रारंभिक समय। जब भी प्रारंभिक इतिहास का समय आएगा, क्या लगता है आपको उस समय कोई कुछ लिखना सीखा होगा? बिल्कुल नहीं, वो पाषाण काल का समय था। प्रागैतिहासिक काल में कौन सा समय आता है? पाषाण काल का। पाषाण काल का समय आता है। इसमें ना कोई कुछ लिखना जानता था, बस पेंटिंग बनाना जानता था, थोड़ा बहुत पेंटिंग बनाना जानता था और अपने हथियार बनाना ये लोग जानते थे। तो इस समय कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। तो इसीलिए जब लिखित साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, तो वो काल जो होता है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। लिखित नहीं मिला लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य मिला हुआ है।
लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक, लिखित यानी कि साहित्यिक आप कह सकते हैं, साहित्यिक कोई भी साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, पुरातात्विक साक्ष्य मिला हुआ है। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, पुरातात्विक क्या होता है। पुरातात्विक साक्ष्य वो होता है जो प्राचीन समय के, हमसे पहले इतिहास के जो भी अतीत में जो लोग रहे हैं उनके द्वारा उपयोग की गई कोई भी उनकी वस्तुएं सब पुरातात्विक स्रोत में आती हैं। उनके द्वारा उपयोग की गई कोई भी वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत में आती हैं, या खुद वो व्यक्ति भी पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। जैसे उनके द्वारा उपयोग किया गया कपड़ा, अब उस समय मान लीजिए कपड़ा नहीं था, उनके द्वारा उपयोग किया गया कुछ भी, उनका हथियार, उनका जो घर था जहाँ पर वो रहते थे, जिन गुफाओं में रहते थे, उनका हथियार, उनके द्वारा बनाई गई कुछ चित्र, ये सब, या उनके द्वारा कुछ मिला हुआ कुछ भी चीज़ें, या उनकी मान लीजिए कोई उनका मृत्यु हुआ है और उनके हड्डियां मिल गई, ये सब पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, लिखित स्रोत कोई भी नहीं मिला, क्योंकि लिखना पढ़ना नहीं जानते, तब पुरातात्विक स्रोत मिले हुए हैं। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या मिला हुआ है, पुरातात्विक स्रोत में उनके द्वारा उपयोग किए गए हथियार, पत्थर के हथियार मिला हुआ है, उनकी हड्डियां मिली हुई हैं, ये सब मिला हुआ है पुरातात्विक स्रोत में। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, जिसमें लिखित कोई भी साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, पुरातात्विक साक्ष्य मिला हुआ है। जैसे उसका उदाहरण है पाषाण काल, ठीक है। अब अधैतिहासिक में क्या हुआ है, अधैतिहासिक में लिखना तो सीख गए थे, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिला हुआ है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो ये लिखे हैं हम वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम वो चीज़ें पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी लिपि लिखने का तरीका अलग अलग है, उनका लिखने का तरीका अलग है और हमारी लिखने का तरीका अलग है। देखिए हमारे लिखने का तरीका जरूर नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे लिपियाँ, दूसरी लिपियाँ हमने पढ़ा हुआ है, ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, आरमाइक लिपि, या यूनानी भाषा की कोई लिपि हो गई, सब लिपियाँ हम लोगों के द्वारा पढ़ा गया, मतलब हम यानी कि हमारे द्वारा नहीं, हमारे इतिहासकारों के द्वारा पढ़ा गया है, ठीक, जो उस समय या सर्वेक्षण जो कर रहे थे उनके द्वारा पढ़ा गया है, ठीक, तो उनके द्वारा पढ़ा गया, लेकिन इसको अभी नहीं पढ़ा जा सका। अधैतिहासिक काल की जो लिखित लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा चुका है, लेकिन इस समय के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं। पुरातात्विक देखिए, पुरातात्विक सारे जगह से मिल रहा है, यहाँ पर ही पुरातात्विक मिला था, लिखित नहीं मिला था, यहाँ पर लिखित मिला है, ठीक, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं, हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक। इसमें कौन सा काल आ जाएगा, इसमें आता है सैंधव सभ्यता, सैंधव यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता इसमें आता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, कौन से समय को ऐतिहासिक काल हम कह देते हैं। देखिए ये काल कैसे बांटा गया है, समझिए काल को बांटा कैसे गया है। देखा जा रहा है कि एक बड़ा परिवर्तन हुआ ना, उस काल उसको बांट दिया जा रहा है, उसको अलग कर दिया जा रहा है कि चलो ये तो दूसरा है। परिवर्तन देखा जा रहा है कि जैसे ही परिवर्तन हो रहा है ना उसको बांट दिया जा रहा है, जैसे ही परिवर्तन हो रहा है उसको बांट दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, परिवर्तन के आधार पर बांटा जा रहा है। इसको पाषाण काल, इसको सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, आगे आप पढ़ेंगे। देखिए पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कांस्य युगीन सभ्यता, युगीन सभ्यता, क्योंकि इस समय कांस्य जो धातु है, जो उनकी वस्तुएं मिली हुई हैं, ये बहुत मजबूत होता था, ठीक, तांबा और टीन को मिलकर बनता था। और उसके बाद जब ऐतिहासिक काल में हम आते हैं तो यहाँ पर साहित्यिक स्रोत तो मिले हुए ही हैं, साहित्यिक जिसको लिखित स्रोत बोलते हैं। और ये साहित्य में साहित्य कुछ मौखिक भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, सारे लिखित ही नहीं होते हैं। और पुरातात्विक भी मिला हुआ है, पुरातात्विक। तो इसमें आ जाते हैं आपके, कौन से आ जाते हैं, वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, वैदिक काल में क्या क्या हम लोगों को मिला हुआ है। ध्यान से समझ लिए तीनों। अब हम लोगों को एक और बात, छोटा सा एक और बेहतरीन सा बात आप समझिए, इनको काल कैसे बांटे जाते हैं। किसी भी समय को पाषाण काल कैसे नाम दे दिया जाता, क्या उन लोगों ने पाषाण काल नाम दिया था, पाषाण काल वाले लोगों ने क्या पाषाण काल को पाषाण काल कहा था, सैंधव सभ्यता वाले लोगों ने क्या सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी कहा था, क्या वैदिक सभ्यता के लोगों ने उसको वैदिक सभ्यता नाम दिया, नहीं, हमने दिया। किस आधार पर हम दिए हैं, देख रहे हैं कि उस समय सबसे अधिक मात्रा में क्या चीजें उस समय फेमस है, क्या अधिक सबसे अधिक फेमस क्या है। पाषाण काल में सबसे अधिक फेमस पत्थर है, क्योंकि सारी चीजें उनके पत्थरों से ही होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक जो फेमस है वो सिंधु नदी है। क्यों, क्योंकि नदियों से ही उनका सारा जीवन यापन नदियों से होता था। व्यापार, जो भी व्यापारी थे तो सब कुछ उनका खाना पीना सब कुछ नदियों से ही चलता था, सिंधु नदी से, वो भी सिंधु नदी से, इसीलिए उसको सैंधव सभ्यता कहा गया। वैदिक काल क्यों कहा गया, क्योंकि वैदिक काल के लोगों का सारा जीवन जो निर्भर था वो वेदों पर ही निर्भर था। काल का नाम ऐसे दिया जाता है कि उस समय के लोगों का जीवन निर्भर किस पर है, जिस चीज पर निर्भर होता है उसी का नाम दे दिया जाता है कि ये काल है। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक, अब स्रोत हम लोग देख ये तो समझ लिया आप लोगों ने। ये अब जब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे ना तो और भी विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पुरातात्विक स्रोतों के बारे में समझते हैं और इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आगे एक एक चीजों को बारीक से डिटेल में पढ़ेंगे, एक भी टॉपिक एक भी चीज आपका छूटेगा नहीं, ये देखिएगा। ठीक, ये चैप्टर जब खत्म होगा, जिस दिन चैप्टर खत्म करेंगे, चलो चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद पीवाईक्यू का क्वेश्चन या किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगाकर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब कोई ऐसा भी उसमें बच्चा होगा जो पढ़ा है फिर भी उसको नहीं आ रहा, तो दिक्कत आप में है ना। पढ़िए, समझिए, समझ लीजिएगा तो हो जाएगा सबका। चलिए देखिए आगे। पुरातात्विक देखिए स्रोत दो तरीका के मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। इन दोनों में अंतर क्या होता है? पुरातत्व का मतलब होता है उनके द्वारा उपयोग की गई जो भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के द्वारा ही पुरातात्विक स्रोत, उसी को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोतों की परंपरा हमारे देश में नहीं रही है। और जब भी हम भारत की बात करें आपसे, जब भी हम भारत की बात करेंगे, भारत शब्द ले इतिहास में, तो भारत का मतलब ये अपना भारत, ये जितना कुछ है अभी वर्तमान में, ये सब, साथ में पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये ताजिकिस्तान, ये सब की बात कर रहे हैं, म्यांमार, इस सब की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, म्यांमार, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अपना भारत, ये सब की बात कर रहे हैं। इतिहास का मतलब ये तो धीरे धीरे ना बंटवारा होता गया जी, धीरे धीरे ये हम लोगों से निकलता गया। ये पहले ताजिकिस्तान निकला, फिर अफगानिस्तान हट गया, फिर यहाँ पर म्यांमार हट गया, फिर ये पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक साथ हट गए, ये साथ हट गए। अभी हमारा भारत ये बचा हुआ है, समझ रहे हैं? तो पूरा भारत की बात जब हम करेंगे तो ये अखंड भारत की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की पूरा बात करते हैं, ठीक, क्योंकि इतिहास में यहाँ से यहीं से हम लोग का इतिहास पूरा है, पूरा सब कुछ इतिहास पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो हाँ, पुरातात्विक स्रोत क्या है? हम लोगों को एक और बात समझिए, एक और छोटी सी बात समझना है। कभी आपके दिमाग में ख्याल ऐसा नहीं आया होगा, अरे ये इतिहास हम लोगों को कितना सिस्टमेटिक तरीका से एकदम ढंग से मिलता है, ये ऐसे रहता है एकदम। आप किताब खोलिए ना, कोई भी स्टैंडर्ड बुक खोलिए प्राचीन इतिहास का, आपको सबसे पहले मिलेगा ऐतिहासिक स्रोत, तो इसको इग्नोर मार दीजिए, हटाइए, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आपको शुरू में एकदम दिखेगा पाषाण काल, पाषाण काल के बाद आपको दिखेगा सिंधु घाटी सभ्यता, और पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता में ही कांस्य युगीन सभ्यता दिख जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे ही अंत हुआ, वैदिक काल चालू होगा, और वैदिक काल लौह युग, वैदिक काल को ही प्रारंभ में ही लौह युग चालू हो जाता है। उसके बाद वैदिक काल के बाद आप महाजनपदा काल देखते हैं, फिर सिस्टमेटिक तरीका से सारे वंशों के बारे में देखते हैं, हरेक वंश, शिशुनाग वंश, ये सारे वंशों के बारे में देखते हैं। तो ऐसा आपको मन में नहीं लगता कॉमन ऐसा सजाया होगा जी? कौन सजाया होगा इसे? आप किताब भी देखते हैं ना, किताब अगर आप ये मैथ के बुक देखें तो उसमें सबसे पहले रहता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से ही, जैसे ये नंबर सिस्टम से ही, कोई भी नंबर सिस्टम से चालू होता है, फिर पॉलिनोमियल होता है, बहुपद होता है, उसके बाद अन्य अन्य होते हैं। तो ये सब सिस्टमेटिक तरीके से कौन सजाता है? एनसीईआरटी का काम होता है। इसको भी एनसीईआरटी ने सजाया, बिल्कुल, लेकिन इससे पहले बड़ा फॉर्म में किसने सजाया होगा? सबसे पहले किसने सजाया होगा इसको? अंग्रेजों ने। हमारे इतिहास को सिस्टमेटिक ढंग से अंग्रेजों ने लिखवाया था। इससे पहले, अंग्रेज के आने से पहले 1757 से जब प्लासी को युद्ध जीते, उसके बाद से ही अंग्रेज ने भारत को अपना समझने लगे। वो कह रही था हमारा जागीर है, जब हमारा जागीर है तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने धीरे धीरे डेवलपमेंट करना भी चालू किया। अंग्रेज बहुत कुछ हमारे देश से लूट कर ले गए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सारे डेवलपमेंट भी किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें करके गए हैं ना जो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। सबसे उसमें बढ़िया इतिहास को, हमको हमारे इतिहास को सिस्टमेटिक ढंग से अंग्रेजों ने ही खोजा है। इतना सिस्टमेटिक ढंग से जब अंग्रेज हमारे देश में आए और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद जब यहाँ के शासन प्रशासन चलाने जब चालू किया, तो उनको ये लगा कि भारत का नियम कानून ही बिल्कुल अलग था वेस्टर्न से उनके पश्चिमी सभ्यता बिल्कुल अलग था। यहाँ हिंदू के लिए हिंदू का अलग धर्म ग्रंथ था, उसके अनुसार हिंदू का कोई भी न्याय होता था। इस्लाम धर्म के लोगों के लिए अलग धर्म ग्रंथ था। जो भी धर्म के यहाँ लोग थे सबके लिए अलग अलग धर्म ग्रंथ। उनका दिमाग घूम गया, कैसे निर्णय करेंगे हम लोग? अगर धर्म पर उन्होंने कुछ करा तो उनको पता है कि धर्म पर लोग एकजुट हो जाएंगे, बड़ी बड़ी मार मारेंगे, उसको पता था। अगर उनको लूटा जाए या कुछ और किया जाए तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन धर्म पर अगर छेड़ दीजिएगा तो बहुत मार मारेंगे। ये उन अंग्रेजों को पता था। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ के इतिहास ढूंढना चालू किया, क्योंकि उनको लंबा समय तक शासन करना था कि ये इसका इतिहास क्या है भारत का। उन्होंने ढूंढा। आगे आप एकदम सिस्टमेटिक तरीके से डेट बाई डेट बात करेंगे कैसे उन्होंने इतिहास हम लोगों का ढूंढा। चलिए,
पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत, हमारे यहाँ पुरातात्विक स्रोत एकत्र करने का बिल्कुल नियम नहीं था। हमारे यहाँ इतिहास लिखा भी जाता था, लेकिन कहानियों के रूप में। राजा की कहानियां आपको मिलेंगी, आप अपने घर पर भी कहानियां सुनते आए होंगे। हमारे यहाँ सिर्फ कहानियां लिखी जाती थी, लेकिन अंग्रेजों ने ये पुरातात्विक स्रोत इकट्ठा करने का जो पुरातत्व विज्ञान है, एक पुरातत्व विज्ञान है, और इसको पुरातत्व विज्ञान की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में पुनर्जागरण काल से हुई थी। ध्यान रखिएगा, यूरोप में कौन से काल से हुआ था? पुनर्जागरण काल से हुई थी। और वहीं यूरोप से ही ये भारत में आया। जब अंग्रेज आए तो भारत में आए, और पुरातात्विक स्रोत भी वो लोग क्या करने लगे? ढूंढने लगे। और पूरा साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ पुरातात्विक स्रोत ढूंढ कर कॉम्बिनेशन बैठा कर तब इतना विस्तार से इतिहास लिखा गया। एक और बात यहाँ पर समझिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आता है, तो आपको यहीं पर अब भारतीय पुरातत्व तो इधर दिखेगा ना, हाँ, यहाँ पर 2-3 को फैक्ट लिखते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। भारतीय 18, पहले ये ध्यान रखिए, 1814 ईस्वी में सबसे पहले कोलकाता में पुरातत्व या पुरानी चीजों का, पुरानी सामग्री एकत्र करने के लिए संग्रहालय का निर्माण किया गया। संग्रहालय का निर्माण किया गया। दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, दिखाई दे रहा है। निर्माण किया गया 1814 में। उसके बाद 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कनिंघम द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग, इसकी स्थापना किसने किया था? कनिंघम ने 1861 में। कौन था? कनिंघम। ठीक है, कनिंघम द्वारा किया गया था। उसके बाद 1861 के बाद, तो यहां से 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद भारत के इतिहास ढूंढना चालू किया जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत क्या होता है। साहित्यिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो साहित्य के रूप में, मतलब किताबों के रूप में या कहानियों के रूप में आपके पास जो भी स्रोत उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत। और जो भी उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं आपको मिलती हैं, वो क्या होता है? उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं। उनके द्वारा जो भी उपयोग, तो आप कहेंगे उनके द्वारा जो किताबें उपयोग की गई हैं, वो जो किताबें उपयोग की गई हैं उनको पुरातात्विक स्रोतों में भी रखा जाता है, लेकिन अधिक प्रेफरेंस साहित्यिक स्रोतों में दिया जाता है। उनकी कहानियों को अधिक प्रेफरेंस साहित्यिक स्रोतों में, कहानियों को उनके द्वारा जो भी रचना की गई उसको साहित्यिक स्रोत में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हो जाएंगे, स्मारक हो जाएगा, सिक्का, मूर्तियां, मुहर, ये सब आपको पुरातात्विक स्रोत में हो जाएंगे। या मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से भी पता चलता है कि ये मिट्टी का बर्तन कौन सा समय का है। मिट्टी के बर्तन से पता चल जाता है कि ये मिट्टी का बर्तन कौन सा समय का है या किधर का ये मिट्टी का बर्तन होगा। पहनावा से पता नहीं चल जाएगा कि पहनावा किधर का है। पहनावा से भी लोगों का चेहरा, उनका पहनावा देखकर पता चल जाता है कि लोग कहाँ के हैं, कौन से जगह के होंगे। तो मिट्टी के बर्तन देखकर पता चल जाता था कि ये मिट्टी का बर्तन कौन सा जगह का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबको एक डिटेल में पढ़ेंगे। अभिलेख क्या होता है, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां क्या होती है, एक डिटेल बारीक से एकदम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत क्या होता है? साहित्यिक स्रोत दो तरह के हम लोग स्रोतों में मिला हुआ है, एक भारतीय साहित्य और एक विदेशी साहित्य। ये सब के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। बस ऐसे ही अभी ऊपर हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक्चुअल क्या चल रहा है। भारतीय साहित्य, विदेशी। भारतीय साहित्य में आपको 2 तरीके के साहित्य मिलते हैं। कौन कौन से साहित्य मिलते हैं? एक धार्मिक साहित्य मिलते हैं, धार्मिक, और एक धर्मनिरपेक्ष। अब धार्मिक साहित्य में कौन सा? ब्राह्मण साहित्य मिल जाएंगे। ब्राह्मण में क्या होगा? वेद होगा, वेदांग होगा, उपनिषद होगा, आरण्यक होगा, ये सब होंगे। ठीक, इनके बारे में डिटेल में सब पढ़ेंगे हम लोग, चिंता नहीं करना है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष साहित्य में वो साहित्य आपको मिलेंगे जो धार्मिक नहीं होंगे। जैसे आपको पाणिनि द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो मिलेंगे आपको, या आपको ये कलहड़ द्वारा रचित ग्रंथ है वो मिलेंगे आपको, या वैसे ग्रंथ मिलेंगे ये आपको, ये कौटिल्य, चाणक्य द्वारा रचित जो ग्रंथ है, चाणक्य द्वारा कौन सा सबसे फेमस अर्थशास्त्र है वो मिलेगा। वो सब धर्मनिरपेक्ष है। धर्म कोई भी उसमें धर्म से लेना देना उनको नहीं है।
तो ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य में इन सबको पढ़ेंगे। विदेशी साहित्य में क्या क्या आएगा? विदेशी साहित्य में अलग अलग देश के यूनानी एवं रोम, चीनी यात्री और अरबी यात्री इन सब के बारे में। अब देखिए यूनानी एवं रोम, चीनी यात्री और अरबी यात्री के वृत्तांतों को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक, इनके बारे में जानना है साहित्यिक स्रोत में। और ये साहित्यिक धर्मनिरपेक्ष साहित्य में एक एक करके सबको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसको आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक, इस मैप को नहीं मिटाएंगे, बाकी सबको मिटाते हैं ताकि हम लोग आगे पढ़े, आगे समझे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग पुरातात्विक स्रोत, हम लोग स्रोतों में क्या देख रहे थे? स्रोत दो प्रकार के हम लोगों ने देखा था। भारतीय जो इतिहास के दो प्रकार का हम लोगों ने स्रोत देखा था, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। तो चलिए पुरातात्विक स्रोत के बारे में अब डिटेल में समझते हैं। पुरातात्विक स्रोत रियल में क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत, अब देखिए रियल में इसको समझते, रियल में पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत में हम लोगों को सबसे पहले जो स्रोत, सबसे प्राचीन जो स्रोत हम लोगों को मिला है पुरातात्विक स्रोत में, भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन मध्य एशिया से मिला हुआ है। मध्य एशिया मतलब ये वाला क्षेत्र, ठीक, ये ईरान वाला क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मध्य एशिया से। तो सबसे प्राचीन पुरातात्विक स्रोत मध्य एशिया के बोगज-कोई नामक स्थान से मिला हुआ है। ये कब के है? 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है, 1400 ईसा पूर्व। और इसमें क्या क्या वर्णन है? वैदिक सभ्यता के देवताओं के बारे में वर्णन है। देवता के नाम मिलते हैं। अब उन नामों में कौन कौन सा नाम मिलता है? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, इन देवताओं के नाम मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे प्राचीन पुरातात्विक स्रोत मध्य एशिया के बेगज-कोई नामक स्थान से मिला हुआ 1400 ईसा पूर्व में। और इसमें किसका वर्णन है? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। यहाँ से पूछा जाता है निम्न में कौन से देवताओं का वर्णन नहीं है? नहीं पूछ दिया जाएगा तो हाँ वाला याद रहेगा, तो नहीं वाला आप देखिए इसमें से कौन सा नाम उसमें नहीं, मतलब वो ऑप्शन में कौन सा इसमें से नाम नहीं है, वो नहीं वाला टिक कर देना है, तो ध्यान रखना है। अब ये, लेकिन एक और बात, सबसे प्राचीन पुरातात्विक स्रोत। अब वर्तमान भारत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भारत में इस क्षेत्र में, यहाँ पर अभी तो एशिया की बात कर रहे थे, मध्य एशिया में मिला हुआ है। और ये वाला क्षेत्र में सबसे प्राचीन जो आपको मिलते हैं पुरातात्विक स्रोत, वो सम्राट अशोक के मिलते हैं। सबसे प्राचीन यहाँ पर भारतीय क्षेत्र में सबसे प्राचीन कहाँ पर मिलते हैं? किसके मिलते हैं? सबसे प्राचीन जो पुरातात्विक स्रोत है किसके मिलते हैं? पुरातात्विक स्रोत किसके मिलते हैं? अशोक के, ठीक है, अशोक के मिलते हैं। ये समय इसका कब रहता है? इसका समय कब है? 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व का मिलता है। कुल कितने, अब देखिए इसमें मिलते क्या हैं? पुरातात्विक स्रोतों में इसके क्या मिलते हैं? अभिलेख मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों के बारे में अब पढ़ेंगे हम लोग, अभिलेख क्या होते हैं, ठीक है। अभिलेख क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा लिखना है तो लिख लीजिए। अब चलिए इधर अभिलेखों के बारे में समझते हैं, अभिलेख क्या होते हैं। अब अभिलेख मिलते हैं, कुल इसके 33 गो अभिलेख मिले। लगभग कितने अभिलेख मिले हैं? अभिलेख कितने मिले हैं? 33 गो अभिलेख मिले हैं, बड़े छोटे 33 अभिलेख मिले हैं। इससे अधिक भी अभिलेख है, लेकिन मुख्यतः हम लोग 33 गो अभिलेख समझते हैं, ठीक है। अब अभिलेख के प्रकार देख लेते हैं। और एक और बात, थोड़ा सा अभिलेख के बारे में भी थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं। अभिलेख क्या होता है?
पत्थरों पर जब भी कुछ लिखवाया जाता है, चाहे वर्तमान के परिदृश्य से लिखवाए जाते हों या इतिहास के परिदृश्य से लिखवाए जाते हों, तो अभिलेख कहा जाता है पत्थरों पर। जैसे हम आपको उदाहरण समझाते हैं। हम कहीं के राजा हैं, ठीक, हम किसी भी क्षेत्र के राजा हैं, हम मान लीजिए बिहार के राजा हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक अभिलेख लिखवाएंगे। तो उस अभिलेख पर क्या क्या लिखवा सकते हैं, उस अभिलेख पर कुछ संदेश अपने राज्य के लोगों के लिए लिखवा सकते हैं। वो अभिलेख कई जगहों पर लगवा सकते हैं, या अभिलेख को ऐसे जगह पर लगवा सकते हैं जहां पर बहुत सारे भीड़, बहुत सारे लोग आए। इस समय प्रचार करने के लिए होर्डिंग कहां पर लगाए जाते हैं, किसी खेत में होर्डिंग लगा दिए जाते हैं कि गाय भैंस आकर देखे और मजले, अच्छा साबुन नया आया तो है, तो इस साबुन का यूज हमको करना है। भैंस को दिखाया जाता है क्या, पशु पंछियों को दिखाया जाता है? नहीं। किसको दिखाया जाता है? जहां पर भीड़ अधिक हो, ठीक। अभिलेख भी वहीं पर लगाए जाते थे जहां पर भीड़ अधिक होता था, लोग अधिक आते थे राजा के दरबार में, जहां पर राजा रहते थे वहां पर, या कोई ऐसा धार्मिक स्थल या कोई ऐसा स्थल जहां पर लोग हो, या बाजारों में लगाए जाते थे। अभिलेख क्या होता था? पत्थरों पर कोई भी लेख लिखवाया जाता है वर्तमान परिदृश्य के। जैसे मान लीजिए हम हैं, तो हम क्या लिखवा सकते हैं, अपने वर्तमान समय की, अपना वर्तमान बातें लिखवा सकते हैं कि देखिए मानवता की अच्छी अच्छी बातें सुविचार लिखवा सकते हैं उस पर। या ऐसा लिखवा सकते हैं कि हम कोई युद्ध जीत कर आए हैं, तो उस युद्ध के बारे में अभिलेखों पर वर्णन करवा सकते हैं। या वर्तमान समय में हमारा न्याय प्रणाली के बारे में इन अभिलेखों पर वर्णन करवा सकते हैं, और बाजार में लगवा सकते हैं कि देखो ये गलती करने पर तुमको ये सजा मिलेगा, ये करवा सकते हैं। तो अभिलेखों पर ये वर्णन होते थे। या हम अपना गौरव गाथा लिखवा सकते हैं, हम कितने महान हैं, ये कहां पर लिखवा सकते हैं? अभिलेखों पर। तो अभिलेख यही होता है, पत्थरों पर जो लेख लिखवाया जाता है अभिलेख। अभिलेख एक याद करिएगा, अभिलेखों का अध्ययन जो एपिग्राफी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एपिग्राफी कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं, इसका अध्ययन होता है। अध्ययन कई बार पूछा जा चुका है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। कैसे याद रखेंगे एपिग्राफी? जब मनुष्य पाषाण काल में, जब मनुष्य जंगलों में रहता था या पत्थरों में रहता था, जंगल के साथ साथ पत्थर गुफाओं में रहता था, तो किस रूप में रहता था? एप याद रखिएगा, एप मतलब लंगूर होता है, लेकिन एप बंदर याद रखिएगा, वही लंगूरों के रूप में रहता था। एपिग्राफी जब एप के रूप में रहता था तो कहाँ रहता था? पत्थरों में। और अभिलेख कहाँ लिखवाए जाते हैं? पत्थरों पर। तो एपिग्राफी कैसे याद रखिएगा? एपी यानी कि अभिलेखों का अध्ययन कौन करेगा? ऐसे ही अपना से ट्रिक बना, कौन करेगा? एप कहाँ पर रहते थे? एप आपको गुफाओं में रहते थे। और गुफा से कैसे याद रखेंगे? अभिलेख कहाँ पर लिखवाए जाते थे? गुफा में। अभिलेख कहाँ पर लिखवाए जाते थे? गुफा मतलब पत्थरों पर, सॉरी, अभिलेख कहाँ पर लिखवाए जाते थे? पत्थरों पर। और पत्थर कहाँ से आते हैं? पहाड़ों से। और उस समय लोग रहते कहाँ थे? पहाड़ों में रहते थे। ऐसे करके ठीक से याद कर लेंगे, नहीं तो आपको जैसे याद करना वैसे याद कर सकते। अभिलेख, अब अभिलेख के प्रकार देख लेते हैं। अभिलेखों के अभिलेख मुख्यतः 3 प्रकार के आपको दिखाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक आपको अभिलेख, अब अभिलेख यहाँ पर एक आपको कई तरीके का अभिलेख मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः आपको 3 गो अभिलेख देखने के लिए मिलेगा। एगो शिलालेख मिलेगा, शिलालेख, वही अभिलेख का ही रूप को शिलालेख कहते हैं। अब शिलालेख, एगो स्तंभ लेख मिलेगा, स्तंभ लेख, एक गुहा लेख मिलेगा, गुहा लेख। अब देखिए एक और बात समझिए, अभिलेख का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पत्थर पर ही लिखवाया जाए। अभिलेख का मतलब होता है किसी भी चीज पर आप एक लेख लिखवा रहे हैं, उसको कहते हैं अभिलेख। हमने अभी क्या बताया? पत्थरों पर। मैक्सिमम अभिलेख पत्थरों पर मिले हैं, लेकिन कई अभिलेख आपको लोहा के स्तंभ पर मिला हुआ है, और भी कई स्तंभ, बहुत सारे। मतलब अभिलेख का मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि सिर्फ पत्थर पर हो उसी को हम अभिलेख कह देंगे, नहीं। सम्राट अशोक के कई अभिलेख ऐसे मिले जो लोहा पर है, लोहा के स्तंभों पर है, उसको भी अभिलेख कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो शिलालेख क्या होते हैं? पत्थरों पर जब भी ऐसे आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में आपको जब भी लिखवाए जाते थे, जब भी राजा स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में पत्थरों पर लिखवाते थे, कुछ भी अपना वर्णन करवाते थे, उसको शिलालेख कहते थे। पत्थरों पर, शिला मतलब पत्थर समझ लीजिए, होता ही है पत्थर। तो जब भी ऐसे इन शेपों में। स्तंभ लेख क्या होते हैं? वैसा लेख या तो पत्थरों पर लिखवाया गया या किसी भी धातु पर लिखवाया गया हो, उससे मतलब उसको नहीं है। खंभा के रूप में हो, और खंभा कैसा हो सकता है? खंभा यहाँ पर हो सकता है ऐसा, आप उसको घन के या घनाभ के, क्यूब के फॉर्म में ये क्या कहते हैं, स्तंभ हो, यानी घन के फॉर्म में हो या घनाभ के फॉर्म में हो स्तंभ। और किसी भी चीज का स्तंभ हो सकता है। स्तंभ मतलब खंभा कैसा भी, गोल हो या चकोर टाइप का खंभा हो, उसको स्तंभ। और उस पर जो भी लिखवाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? स्तंभ लेख। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी, अब उसके बाद गुहा लेख। गुहा मतलब गुफा,
गुफा, गुफाओं में जो लेख लिखवाए जाते थे उसको गुहा लेख कहते हैं। ठीक, गुफाओं में भी लेख लिखवाए जाते थे उसको गुहा लेख। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभिलेखों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अभिलेख के बारे में थोड़ा सा ये भी समझ लिया कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहता है। अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं, स्तंभ लेख, गुहा लेख और शिलालेख। ठीक, अब यहाँ पर उसके बाद अब सम्राट अशोक के थोड़ा सा अभिलेखों के बारे में देख लेते हैं। क्योंकि अब और एक बात, आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे कोई वंश के बारे में, राजाओं के बारे में पढ़ते जाएंगे, उन सबका अभिलेखों के बारे में भी हम लोग दोबारा भी पढ़ेंगे। ये मत सोचिए कि हम एक ही बार पढ़ रहे हैं, पढ़ के छोड़ देंगे, नहीं, दोबारा भी उनके अभिलेखों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में हम देखते हैं। देखिए, सम्राट अशोक के जो अभिलेख है मुख्यतः किन भाषाओं में मिला हुआ है, ये किन टॉपिक पर था, उसका था मनौता, मनौता धर्म, मनौता धर्म और शासन, शासन। इन 3 टॉपिकों पर उसके अभिलेखों में 3 गो टॉपिक लिखा हुआ होता था, मनौता धर्म और शासन प्रणाली के बारे में। ठीक है, इसकी भाषा क्या होती, लिपि, लिपि देख लेते, लिपि क्या होती थी। लिपि ब्राह्मणी, ब्राह्मणी लिपि और खरोष्ठी, खरोष्ठी, और खरोष्ठी के बाद यहाँ पर अरमाइक, अरमाइक एवं यूनानी, यूनानी। ये इन लिपियों में उसका जो अभिलेख था, इन लिपियों में उसका था, ब्राह्मणी, खरोष्ठी, अरमाइक, यूनानी, इन लिपियों में। अब तो सबसे पहला जो लिपि पढ़ा गया था, सम्राट अशोक का सबसे पहला लिपि पढ़ा गया था, ब्राह्मणी लिपि पढ़ा गया था। कौन सा लिपि पढ़ा गया था, ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी लिपि किसने पढ़ा था, 1737 में जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस से संबंधित एक और फैक्ट यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। जेम्स प्रिंसेस द्वारा साहित्यिक स्रोतों को, भारत के साहित्य, क्या लिखे दे रहा ना, भारत के साहित्यिक स्रोतों को एकत्र करने के लिए, उसको समझने के लिए क्या करा गया था, भारत के साहित्यिक स्रोतों को एकत्र करने के लिए ये जेम्स प्रिंसेस द्वारा नहीं, विलियम जोन्स द्वारा ये साहित्यों को एकत्र करने के लिए यहाँ पर क्या करा गया था, एकत्र करने के लिए साहित्यिक स्रोत हो गया, या हाँ, साहित्यिक स्रोतों के मुख्य रूप से एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी बंगाल की स्थापना करी गई थी 1764 में, 1774 में, जेम्स यहाँ पर विलियम जोन्स द्वारा, विलियम जोन्स द्वारा, ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स द्वारा कराया गया था। इनका काम क्या था, एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी, ध्यान रखिएगा, 1764 में करवाया गया था। इसका काम क्या था, जितने भी संस्कृत, अरबी, फारसी, भारतीय जो भी साहित्य उसको कन्वर्ट करना आंग्ल भाषा में, मतलब अंग्रेजी में कन्वर्ट करना। अब जेम्स प्रिंसेस द्वारा ये समझ लिया आपने, 1700 यहाँ पर 1837 में जेम्स प्रिंसेस द्वारा क्या करा गया था, ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा गया था। अब उसके बाद देखते हैं, जेम्स प्रिंसेस के बारे में थोड़ा सा समझिए, इनके द्वारा ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा गया था। अब ब्राह्मणी लिपि के अलावा भी सम्राट अशोक के कई अभिलेख ऐसे थे जो बड़े और बृहद अभिलेखों में मिले हुए हैं। बड़े और बृहद अभिलेख क्या थे, इसके थोड़ा सा बड़े और बृहद अभिलेख भी मिले हुए हैं। उसके बारे में जब वंश के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग समझ लेंगे बड़े और बृहद अभिलेख और कौन कौन से और क्या क्या मिले हुए। और कुछ छोटे मोटे अभिलेखों के बारे में भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। अभिलेख देखते हैं उससे संबंधित, हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, अभिलेख। अब शासक कौन थे, शासक इस समय, शासक खारवेल, खारवेल कौन। अब खारवेल के बारे में, हाथी गुफा अभिलेख में किसके वर्णन है, खारवेल के बारे में और इसकी उपलब्धियां हैं, जो भी इनके इसने विजय करा था, जहां जहां से विजय करा था। और ये हाथी गुफा अभिलेख मिला कहां पर है, ये उड़ीसा में मिला हुआ है, उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ियों से ये मिला हुआ है, और उदयगिरी पहाड़ी की गुफा से, ठीक। अब गुफा से मिला, गुफाओं में भी ये लिखवाया था, गुफा के बाहरी दीवारों पर ये क्या करा था, लिखवाया था। हाथी गुफा अभिलेख हो गया। उदय का थोड़ा देख लेते, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख, ये पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लिखवाया गया था। शासक कौन था,
शासक कौन था। और इसमें देखो, और हाथी गुफा अभिलेख में एक और बात, खारवेल और ये आपसे पूछा जाएगा पुष्यमित्र शुंग के युद्धों का वर्णन कौन सा अभिलेख में है, तो ये पुष्यमित्र शुंग का वर्णन इसे हाथी गुफा अभिलेख में, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बातें हम बोल दे रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं, इस पर तो आप नोट बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा। कितनी बातें यहाँ पर लिखा जा सकता है, जितना लिखा जा सकता है उतना लिख तो रहे हैं, कुछ बातें जो बोल रहे हैं उसको आप अपने से नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ, ठीक है। अब खारवेल और पुष्यमित्र के बारे में आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप बताइएगा कि हाँ यहाँ पर हाथी गुफा अभिलेख में। ये होल अभिलेख शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, इसके द्वारा एहोल अभिलेख लिखवाया गया था। और ये नर्मदा नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के तट पर, नदी के तट पर हराया था। किसको ये हराया था, ये हर्षवर्धन को हराया था, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ये देखिए, ये इधर का दक्षिण भारत का एक छोटा सा शासक था पुलकेशिन द्वितीय, और उत्तर भारत का एक बड़ा सा शासक था हर्षवर्धन, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। हर्षवर्धन ये गए थे युद्ध करने के लिए इसको, और ये पुलकेशिन द्वितीय ने प्लानिंग करके इसको हराया था, उसको पढ़ेंगे हम लोग कैसे हराया था। जैसे ही पुलकेशिन द्वितीय ने इतने बड़े राजा को हराया तो हर्षवर्धन निकल गया, फिर वापस उत्तर भारत में आ गया, इधर जीतने की इरादा से आया था ये हर्षवर्धन, लेकिन हार कर चला गया। तब पुलकेशिन द्वितीय ने क्या करा, एक अभिलेख लिखवाया जिसका नाम क्या पड़ा, एहोल अभिलेख। ठीक, आगे जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ ये बहुत फेमस अभिलेख है, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, अभिलेख इससे संबंधित जो शासक है वो शासक कौन है, शासक यहाँ पर शासक कौन है, शासक है रुद्रदामन, रुद्रदामन। ऐसे और कौन शासक का नाम आता है, जब पढ़ेंगे रुद्रदामन के बारे में तो उस समय पढ़ेंगे। जूनागढ़ अभिलेख से, ये संस्कृत में था, ध्यान रखिएगा, संस्कृत, इसकी विशेषता भी बताते चलते हैं, ये संस्कृत में था। और इसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, गिरनार, गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, इतना तक हुआ, आगे आगे बढ़ते हैं। ये 3 अभिलेखों के बारे में हम लोगों ने देखा, जूनागढ़ और एक और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, अभिलेख इसके शासक कौन था, शासक, शासक कौन था, शासक ये था समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, शासक कौन था, समुद्रगुप्त। इसमें समुद्रगुप्त के विजय के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में पूरा वर्णन करा गया, समुद्रगुप्त क्या मतलब समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार कितना कितना था, क्या क्या था। ये 4 अभिलेख जो सबसे फेमस अभिलेख है, 4 अभिलेख क्या है जो सबसे फेमस अभिलेख है, इन अभिलेखों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। जब इन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उनके अभिलेखों के बारे में पूरा डिटेल से वर्णन करेंगे, और जो अब ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन करेंगे तो उनमें भी अभिलेख जितने भी होंगे सारे अभिलेखों को शामिल हम लोग कर लेंगे। और एक बात, तो ये हम लोग का टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत वाला टॉपिक, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत में हम लोगों को सबसे पहला, पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहला अभिलेख वाला टॉपिक, पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहला अभिलेख वाला टॉपिक खत्म हो गया, अभिलेख का टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग भवन और स्मारकों को देखेंगे, फिर सिक्कों के बारे में देखेंगे, सबके बारे में समझेंगे। ये बहुत लंबा लंबा ये चैप्टर होने वाला है, तो इसको ध्यान समझना है, पढ़ना है और नोट्स भी बनाने हैं ताकि तैयार रहना है टेस्ट के लिए। और आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया हो।